डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ। वह टॉपिक है आर्थिक विकास का प्रतिष्ठित मॉडल। आर्थिक विकास का प्रतिष्ठित मॉडल यानी द क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और यह मॉडल है प्रोफेसर बेंजामिन हिंगिस का। किसका? प्रोफेसर बेंजामिन हिंगिस। प्रोफेसर बेंजामिन हिंगिस। अब देखिए, इस मॉडल को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आता हूँ, जो नोट्स तैयार करता हूँ, वह नोट्स आपके लिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, इकोनॉमिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, नेट वाले स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, या समस्त भारत के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रशासनिक सेवाओं के लिए, जिनका पेपर मेन इकोनॉमिक्स रहता है, उनके लिए भी मैं यह नोट्स तैयार करके लेके आता हूँ। और यह मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ से इन्हें निकाल करके भी अध्ययन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक विकास का जो प्रतिष्ठित मॉडल है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास एवं वृद्धि रोध यानी ग्रोथ एंड स्टैग्नेशन की स्थितियों का विश्लेषण एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस एवं जे.एस. मिल द्वारा किया गया। वृद्धि के प्रतिष्ठित मॉडल सिद्धांत की व्याख्या प्रोफेसर बेंजामिन हिंगिस ने अपने शोध, जो इनका शोध है वह 1966 यानी 1966 में प्रकाशित हुआ था, और वह लेख था इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज यानी आर्थिक विकास सिद्धांत, समस्याएं और नीतियां नामक शोध में गणितीय रूप से हिंगिस ने इसकी व्याख्या की। प्रोफेसर हिंगिस के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का विकास तकनीकी प्रगति एवं जनसंख्या वृद्धि के मध्य एक दौड़ थी। इस दौड़ में कुछ समय तक तकनीकी प्रगति हावी रही, लेकिन इसका अंत एक स्थिर अवस्था या वृद्धि रोध के रूप में सामने आया। प्रोफेसर बेंजामिन हिंगिस ने स्पष्ट किया कि तकनीकी प्रगति पूंजी संचय पर निर्भर करती है, जो बढ़ते हुए मशीनीकरण एवं श्रम विभाजन को जन्म देती है, तथा पूंजी संचय की दर लाभ के स्तर एवं प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने
सामान्य रूप से पूंजी संचय को आर्थिक विकास का मुख्य आधार माना। उनके अनुसार लाभ के अधिक होने पर पूंजी संचय के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तब इनमें कमी भी देखी जाती है। इन अर्थशास्त्रियों ने सरकारी हस्तक्षेप को अनुचित माना, अर्थात उन्होंने अबंध नीति का समर्थन किया। प्रतिष्ठित विश्लेषण की आधारभूत मान्यताओं को आपसी रूप में संगत एवं अंतरक्रिया करती संकल्पनाओं के रूप में बेंजामिन हिंगिस ने युगपत समीकरणों का एक समुच्चय या गणितीय रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उन्होंने इसे एक गणितीय रूप दे दिया। अब देखिए, सबसे पहले आर्थिक विकास का जो प्रतिष्ठित मॉडल है बेंजामिन हिंगिस के अनुसार, उसके अंतर्गत सबसे पहला एक पॉइंट आता है, वह पॉइंट है उत्पादन फलन। फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत प्रोफेसर हिंगिस क्या कहते हैं, एडम स्मिथ, माल्थस एवं मिल के अनुसार कुल उत्पादन यानी कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन, और कुल उत्पादन को इन्होंने ओ से प्रदर्शित किया। किससे? ओ से। तो ओ इज इक्वल टू कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद फिर इन्होंने श्रम शक्ति के आकार को लिया, यानी श्रम शक्ति का आकार। अब देखिए, जो श्रम शक्ति का आकार लिया है उसे इन्होंने एल माना है। क्या माना है? एल इज इक्वल टू श्रम शक्ति का आकार। इसके बाद आता है पूंजी स्टॉक, यानी जो कैपिटल है उसका जो स्टॉक है वह है। तो आगे आता है पूंजी स्टॉक, और पूंजी स्टॉक को इन्होंने जो प्रदर्शित किया है वह है क्यूसी। क्या? क्यू इज इक्वल टू पूंजी स्टॉक। इसके बाद उपलब्ध पूंजी की मात्रा को भी इन्होंने लिया है। और क्या लिया? उपलब्ध पूंजी की मात्रा, और उपलब्ध पूंजी की जो मात्रा है उसे इन्होंने के से प्रदर्शित किया है। किससे? के से। अब देखिए, उपलब्ध पूंजी की मात्रा के अंतर्गत जिसे हम ज्ञात संसाधनों की पूर्ति के द्वारा समझ सकते हैं या समझाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें तकनीकी स्तर। क्या आता है? तकनीकी स्तर। और तकनीकी स्तर को हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ टेक्निक।
और इसे इन्होंने प्रदर्शित किया टी से। नेक्स्ट इनका जो पॉइंट आता है वह आता है फलन। क्या आता है? फलन। अब देखिए, फलन को प्रदर्शित किया है एफ से। अब हम इसका एक समीकरण अगर बनाएं तो जो समीकरण होगा वह समीकरण क्या होगा? O इजिकल टू एफ फंक्शन क्या होगा? O इजिकल टू फंक्शन किसका होगा? एल क्यू के टी। क्या होगा? एल क्यू के और टी, यह इसका एक फंक्शन होगा। अब देखिए, यह जो फलन है यह क्या है? समीकरण जो मैंने तैयार किया है O इजिकल टू फंक्शन एल क्यू के टी, और एल क्या है? श्रम शक्ति का आकार, क्यू क्या है? पूंजी स्टॉक, के क्या है? उपलब्ध पूंजी की मात्रा, टी क्या है? तकनीक, और एफ क्या है? फलन है, फंक्शन है। अब देखिए, समीकरण से यह स्पष्ट है कि कुल उत्पादन, श्रम शक्ति के आकार, भूमि की पूर्ति, पूंजी के स्टॉक का वह अनुपात जिन पर उत्पादन के यह साधन मिल जाते हैं तथा तकनीकी स्तर पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भूमि को ज्ञान एवं आर्थिक रूप से उपयोगी संसाधनों यानी सप्लाई ऑफ नॉन एंड इकोनॉमिकली यूजफुल रिसोर्सेज के रूप में या के द्वारा अभिव्यक्त किया। इसमें ऐसे संसाधन शामिल नहीं किए जाते हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है या जो तकनीक में होने वाले किसी भावी परिवर्तन के उपरांत उपयोगी होंगे। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने साधन खोज यानी रिसोर्सेज डिस्कवरी को तकनीकी प्रगति का भाग माना और अतः किसी एक समय बिंदु पर भूमि की पूर्ति स्थिर मानी गई है। अब देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उपक्रमशीलता के महत्व से परिचित थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रणाली का आवश्यक हिस्सा समझा तथा उपक्रमशीलता एवं प्रबंध में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं किया। अधिकांश प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन फलन को रेखीय एवं समरूप यानी लाइनर एंड होमोजीनियस माना और इससे अभिप्राय यह है कि यदि उत्पादन की समस्त संसाधन की मात्रा को दुगुनी कर दिया जाए यानी दोगुना कर दिया जाए तो प्राप्त उत्पादन भी दोगुना होगा। यदि भूमि स्थिर हो तथा श्रम पूर्ति में वृद्धि हो तब उत्पादन फलन की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया जा सकता है। इसकी 4 स्थितियां हैं जो क्रमशः बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल, ह्रासमान सीमांत प्रतिफल, ह्रासमान औसत प्रतिफल एवं ह्रासमान कुल प्रतिफल की
सूचना देता है। यही प्रोफेसर बेंजामिन हिंगिस यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार यूरोप उस समय तीसरी स्थिति में था, जिसमें भूमि पर रोजगार प्राप्त कर रहे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि से उत्पादन में कुछ वृद्धि होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी दिखाई देती है। अब देखिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है पूंजी संचय एवं तकनीकी प्रगति। दूसरा पॉइंट क्या आता है? पूंजी संचय एवं तकनीकी प्रगति। सेकंड पॉइंट, पूंजी संचय एवं तकनीकी प्रगति। पूंजी संचय एवं तकनीकी प्रगति यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखिए, पूंजी संचय एवं तकनीकी प्रगति के अंतर्गत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना कि तकनीकी प्रगति को पूर्णतः स्वायत्त घटक नहीं माना जा सकता है। उनके अनुसार तकनीकी प्रगति पूंजी का अवशोषण करती है और स्पष्ट है कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए तकनीकी हमेशा उपलब्ध रहती है, परंतु इनका उपयोग पूंजी को या पूंजी की उपलब्धता तथा विनियोग की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः तकनीक का स्तर विनियोग के स्तर पर निर्भर करता है। अब देखिए, तकनीक का जो स्तर है वह विनियोग पर कैसे निर्भर करता है, तो देखते हैं। समीकरण है यानी T इजिकल टू T और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट यानी I। तो यह जो समीकरण है यह दूसरा समीकरण है, और पहले जो समीकरण था वह था O इजिकल टू फंक्शन के क्यू एल और टी वाला था पहला समीकरण। अब देखिए, T इजिकल टू टी यानी टेक्नोलॉजी इनटू इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग और तकनीकी प्रगति, और आई क्या है? विनियोग की मात्रा। स्पष्ट है कि तकनीकी प्रगति तब संभव होती है जब विनियोग किए जा रहे हों, अतः उन्होंने पूंजी संचय एवं बचतों को महत्वपूर्ण माना है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वह पॉइंट है लाभ श्रम की पूर्ति एवं तकनीक के स्तर पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो देखिए, यानी प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन लेबर सप्लाई एंड द लेवल ऑफ टेक्निक्स। यह कैसे निर्भर करता है? तो देखिए, प्रतिष्ठित विश्लेषण में लाभ के स्तर को निर्धारित करने वाले दो मुख्य घटक हैं, और पहला घटक है श्रम शक्ति की पूर्ति, जो जनसंख्या वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है, अतः श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि होती या वृद्धि होगी। भूमि
पूर्ति को स्थिर माना गया है। दूसरा पॉइंट है भूमि को स्थिर माना गया है। अतः जब श्रम की पूर्ति बढ़ती है तब इससे कृषि में गिरते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इससे श्रम लागतों में वृद्धि होती है तथा लाभ गिरते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कृषि प्रविधि में सुधार के बावजूद कृषि में बढ़ते हुए प्रतिफलों की आशा नहीं की। उनका मत था कि औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधिकांश प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने या अर्थशास्त्रियों का मत था कि इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में 18वीं व 19वीं शताब्दी में तकनीकी प्रगति की दर इतनी तीव्र रही कि उसने संचय या उसने जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव को उत्पन्न नहीं होने दिया तथा लाभ की ओर या लाभ की दर में कमी की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रवृत्ति भविष्य में विद्यमान रहे। संक्षेप में यदि लाभों का स्तर हम R मान लें, यानी लाभ =R, तब श्रम का तकनीक का जो स्तर होगा, यानी तकनीक का स्तर T, और जब तकनीक का स्तर T है तो क्या होगा, श्रम शक्ति L। अब देखिए हम श्रम शक्ति को पहले ही हम दिखा रहे हैं, श्रम शक्ति L। जब RTL है तो क्या होगा, यानी R × TL क्या हो जाएगा, R = R × T और L। और यह जो समीकरण होगा यह आपका तीसरा समीकरण होगा, यानी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट आता है, इसमें यहीं यह स्पष्ट है कि लाभों का जो स्तर है वह तकनीक के स्तर एवं श्रम शक्ति के आकार पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? यदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि एवं बेरोजगार एक दूसरे के साथ गति करते हैं तो जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वह वृद्धि की दर हमेशा प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी लाती है। कैसे? जब तक तकनीक की वृद्धि की दशा उसमें सुधार ना हो, क्योंकि तकनीकी वृद्धि का स्तर निर्भर करता है विनियोग पर, और विनियोग के स्तर पर तथा विनियोग लाभ पर निर्भर करता है, और लाभ आंशिक रूप से तकनीक के स्तर पर निर्भर करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। कैसे कैसे? तकनीक की वृद्धि का जो स्तर है वह किस पर निर्भर करता है, विनियोग पर, और विनियोग का जो स्तर है वह किस पर निर्भर करता है, लाभ पर, और लाभ आंशिक रूप से किस पर निर्भर करता है, तकनीक पर। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और इस चक्रीय कार्यक्रम या चक्रीय कार्यकरण की या कार्यकरण को संबंध को अगर हम स्पष्ट करें तो वह स्पष्टीकरण जो होगा वह होगा T = क्या होगा, T =
टी इजिकल टू, अब देखिए क्या है, टी आई नेक्स्ट होगा इजिकल टू टी आई, फिर क्या होगा आर इजिकल टू टी आई, आर इजिकल टू टी आई, नेक्स्ट क्या होगा आर, यहाँ देखिए आर इजिकल टू टी आई और आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, या आर टी एल हो जाएगा, क्या आर टी एल, यह हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, तो देखिए जो समीकरण है यह चौथा समीकरण है, कौन सा है, फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए चौथे समीकरण के अंतर्गत यानी t इजिकल टू टी आई इजिकल टू टी आई, आर इजिकल टू यानी ब्रैकेट में आर टी आई आर इंटू टी एल इजिकल टू यानी डॉट डॉट जो भी है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि समीकरण 4 यह प्रदर्शित करता है कि तकनीकी प्रगति की तीव्र दर विनियोग के स्तर में वृद्धि की या वृद्धि करती है, जिससे तीव्र तकनीकी प्रगति को नियमित रखना संभव बनता है। नेक्स्ट इसी में देखिए श्रम शक्ति का जो आकार है वह मजदूरी बिल के आकार पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठित विश्लेषण में जनसंख्या वृद्धि श्रम पूर्ति को मजदूरी के लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ वेज के द्वारा, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए 2-4 दिन के अंतर्गत, वह टॉपिक वह जो नियम लेके आऊँगा टॉपिक, वह टॉपिक होगा यानी आयरन लॉ ऑफ वेज यानी लॉ नियम यानी लॉ मजदूरी नियम। इस टॉपिक को भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और यह जो टॉपिक है शायद ही अब तक किसी ने भी YouTube के अंतर्गत इस टॉपिक को नहीं डाला है। मैं आपके लिए यह लौह मजदूरी नियम को लेकर के आऊँगा। अब लौह नियम के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उसके अंतर्गत मैं इसे पूरी तरह से डिफाइन करूँगा लौह मजदूरी नियम को। यदि श्रम की पूर्ति की मात्रा L मान ली जाए तो मजदूरी बिल W होता है। क्या, श्रम की पूर्ति की मात्रा क्या W मान ली जाए तो क्या होगा, तो श्रम की पूर्ति की मात्रा को हम L मान लेंगे, क्या L, तो जब L मानते हैं तो मजदूरी बिल जो होगा यानी मजदूरी बिल इजिकल टू होगा W इजिकल टू L। अब देखिए जब ये है तो समीकरण क्या होगा, यानी L इजिकल टू L, क्या समीकरण होगा, L इजिकल टू L और ब्रैकेट में W क्या हो जाएगा, यानी L इंटू W। और जब L इंटू W होगा तो यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण होगा आपका 5वां यानी इक्वेशन 5th। अब देखिए मजदूरी बिल विनियोग के स्तर पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठित विचारकों के अनुसार पूंजी या इसका
कम से कम 1/1 मजदूरी कोष को समाहित करता है। मजदूरी कोष को बचाने के लिए या बचाने के द्वारा स्थापित किया जाता है। किसको? बचतों को मजदूरी कोष को बचतों के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। एडम स्मिथ एवं रिकार्डो का यह विश्वास था कि बचतें स्वचालित रूप से विनियोग में परिवर्तित होती हैं, अतः मजदूरी बिल का कोषों में शुद्ध बचत या विनियोग के द्वारा वृद्धि संभव है। या क्या होगा? W इजिकल टू क्या होगा? W इजिकल टू W ब्रैकेट में I, यह हो जाएगा। और यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण होगा आपका छठा समीकरण। कौन सा? 6th इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि कुल उत्पादन लाभ एवं मजदूरी के बराबर होता है। क्यों होता है? यदि कुल उत्पादन O, लाभ की मात्रा R तथा मजदूरी बिल क्या हो? W हो, तब क्या हो जाएगा? O इजिकल टू R प्लस W। क्या होगा? O इजिकल टू R प्लस W, यह हो जाता है। और यह जो इक्वेशन होगा, यह इक्वेशन आपका कौन सा होगा? 7th यानी 7वां। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि दीर्घ काल में संतुलन हो तब क्या होता है? तो यदि न्यूनतम मजदूरी की दर W हो जिसे स्थिर माना जाए, तब दीर्घकालीन संतुलन की दशा में निम्न समीकरण द्वारा हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और वह जो समीकरण होगा, वह समीकरण होगा आपका W इजिकल टू WL। क्या होगा? W इजिकल टू WL, यह समीकरण होगा। और यह समीकरण आपका कौन सा होगा? 8वां। अब देखिए मैं सारे समीकरणों को एक साथ ही समाहित कर देता हूं और फिर आप उसके सार से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या निकालना है। तो देखिए अब मैं सभी समीकरणों को एक साथ लेकर के आता हूं और इसे हम सार रूप से भी देखते हैं। सार रूप में देखिए क्या है। देखिए समरी या सार क्या है। देखिए पहला जो समीकरण है वह कौन सा समीकरण था? O इजिकल टू फंक्शन किसका था? फंक्शन जो था वह था L के Q और T का। किसका था? L K Q और T। यह समीकरण कौन सा था? पहला। दूसरा समीकरण है T इजिकल टू क्या? T इजिकल टू T इंटू I। और यह समीकरण कौन सा है? सेकंड है। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है I इजिकल टू डी क्यू, यानी I इन्वेस्टमेंट इजिकल टू D और Q डी क्यू इजिकल टू IR, इजिकल टू I और R। क्या है? IR। अब देखिए यह जो समीकरण है यह कौन सा समीकरण है? तीसरा। इसके बाद चौथा समीकरण देखते हैं।
चौथा समीकरण है आपका R इजिकल टू आर टी एल, कौन सा, R इजिकल टू आर टी और एल, यह समीकरण कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट जो समीकरण है वह देखें, L इजिकल टू एल डब्लू, L इजिकल टू एल ब्रैकेट में W, और यह समीकरण कौन सा है, फिफ्थ। आगे देखें छठा समीकरण है W इजिकल टू W, W इजिकल टू W ब्रैकेट में I, यह कौन सा समीकरण हो गया, छठा। सातवां समीकरण क्या है, सातवां समीकरण है आपका O इजिकल टू आर प्लस डब्लू, O इजिकल टू आर प्लस डब्लू, और ये समीकरण कौन सा हो गया, सातवां। नेक्स्ट समीकरण देखें आठवां है, और आठवां जो समीकरण है वह क्या है, W इजिकल टू W, इसके बाद क्या है, इसके बाद है L यानी लेवर, और यह जो समीकरण है यह आपका आठवां समीकरण है, इक्वेशन 8। अब देखिए दीर्घकालीन संतुलन में W इजिकल टू WL होता है, और उपर्युक्त से अभिप्राय यह है कि कुल वास्तविक आय बराबर होती है किसके, लाभ धन मजदूरी की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार एक चक्रीय कार्यकरण संबंध स्थापित किया, और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस चक्रीय प्रवाह को कहीं पर भी खंडित किया जा सकता है, और न यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि प्रणाली विभिन्न दशाओं में किस प्रकार विकास करेगी। आगे पूंजीवादी प्रणाली में विकास का जो मुख्य आधार है वह लाभ माना जाए, तो अगर पूंजीवादी प्रणाली में विकास का मुख्य आधार यदि लाभ को माना जाए तो विकास का जो क्रय नियम होगा वह क्या होगा, वह देखिए होगा DR इजिकल टू क्या होगा, वह नियम होगा DR इजिकल टू DR एरो DI एरो DQ एरो DT और DW एरो DL एरो DR। जब यह होता है तब देखिए अर्थात क्या होगा, लाभों में वृद्धि, अर्थात लाभों में वृद्धि एरो क्या होगा, विनियोग में वृद्धि यानी I आ गया तो विनियोग में वृद्धि, और विनियोग में वृद्धि के बाद एरो क्या आ जाएगा DQ यानी किस में वृद्धि, पूंजी की मात्रा में वृद्धि। तो यहाँ पूंजी की मात्रा में वृद्धि, और पूंजी की मात्रा में वृद्धि के साथ फिर क्या आ जाएगा, तकनीक में वृद्धि, किस में आ जाएगा,
तकनीकी विकास, एरो क्या हो जाएगा, तकनीकी विकास। और यहां देखिए फिर क्या होगा, DW, और DW क्या है, मजदूरी में वृद्धि, किस में, मजदूरी में वृद्धि, एरो फिर क्या हो जाएगा, DL, और ये क्या है, श्रम, तो श्रम में वृद्धि, श्रम में वृद्धि, और अगर श्रम में वृद्धि है तो फिर किस में वृद्धि हो जाएगी, लाभों में वृद्धि, क्या होगा, लाभों में वृद्धि होगी, और यही क्रम चलता रहता है। अब देखिए, जब लाभों की मात्रा में वृद्धि यानी लाभों में होने वाली जो वृद्धि है वह विनियोग में वृद्धि करती है, जिससे पूंजी स्टॉक बढ़ता है, और जब पूंजी स्टॉक बढ़ता है तो पूंजीपति सुधरी हुई तकनीक का लाभ उठाते हैं तथा मजदूरी कोष में वृद्धि करते हैं, और इससे जनसंख्या में त्वरित वृद्धि होती है, जो भूमि पर श्रमिक को मजदूरी कोष में वृद्धि करती है या श्रमिक को गिरता हुआ प्रतिफल प्रदान करते हैं। श्रम लागतें बढ़ती हैं तथा लाभ कम होता है, और इससे स्पष्ट है कि गिरते हुए लाभों से अभिप्राय गिरता हुआ विनियोग है, जिससे तकनीकी प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और मजदूरी कोष कम होते हैं तथा जनसंख्या वृद्धि की दर मंद पड़ जाती है। जब जनसंख्या वृद्धि की दर मंद पड़ जाती है तो फिर क्या होता है, तब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह स्पष्ट किया कि जब जनसंख्या सापेक्षिक रूप से अल्प होती है तब भूमि द्वारा प्राप्त प्रतिफल उच्च होते हैं। जब जनसंख्या बढ़ती है तब निरंतर घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है और तकनीकी प्रगति एक अविरत दर प्राप्त करती है। जबकि काफ़ी अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार एक उन्नत या परिपक्व अर्थव्यवस्था में भूमि पर गिरते हुए प्रतिफलों की चक्रीय या प्रतिफलों की प्राप्ति होती है तथा श्रम लागतों में वृद्धि होती है। इससे तकनीकी प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा लाभ का गिरना प्रारंभ होता है, अतः विनियोग भी कम होता है और तकनीकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और मजदूरी कोषों में वृद्धि दिखाई देती है तथा जनसंख्या भी बढ़ती है। प्रतिष्ठित मॉडल में पूंजीवादी विकास का अंतिम परिणाम वृद्धि रोध के रूप में ही दिखाई देता है। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने दोस्तों के लिए भी शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद।